गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एक बार ज्वाइन कर लीजिए सभी, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। देखो एक बार, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ देखिए, अगर आवाज आ रही है तो आवाज तो आ रही होगी मेरे ख्याल में। देखो फटाफट से। ग्रेट। अभी हुई क्या स्टार्ट? जी देखिए, अभी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। आज जो आपकी थियरीज चल रही हैं उसमें एक और महत्वपूर्ण थियरी, कोहलबर्ग की थियरी, डेवलपमेंट की, ये सारी आपकी थियरीज हैं। और इसकी अगर हम बात करें, बिल्कुल ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे कल हम। ठीक है बात, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम कल। अभी ये बताओ, ऑडियो वीडियो एकदम ठीक होगी मेरे ख्याल में, आवाज एकदम ठीक होगी, आवाज तो क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आवाज में। बताओ। नोटिफिकेशन का यहाँ अभी नहीं है, वो नोटिफिकेशन उस तरीके से नहीं आता। टाइम है ना आपका 3 बजे का, तो 3:10 तक 15 तक हर हालत में क्लास शुरू हो जाती है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इसको क्या कहेंगे? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। ये बात ठीक है? नहीं, ब्लॉक नहीं किया हुआ मोना किसी को भी भाई, ऐसे अपने आप अज्यूम मत करो, किसी को ब्लॉक नहीं किया हुआ। कमेंट नहीं लिए जाते, उसका मतलब यही है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। और बताइए, आ जाइए पहले सभी के सभी। हाँ, न्यू माइक, न्यू पेन, थोड़ा सा चेंज की जरूरत है। इसको भी अभी बदलेंगे, ये वाले माइक को भी बदलेंगे, एक और अच्छा माइक अभी ऑर्डर किया हुआ है, जब आ जाएगा तो, है ना? क्योंकि आवाज मैटर करती है, आप लोगों तक पहुंचे आवाज तब तो जाकर के मजा आए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वॉइस ठीक है ना आज? नहीं, वॉच तो पुरानी ही है। देखिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो नैतिक विकास ये आपने कोहलबर्ग का सीटेट में भी पढ़ा होगा और यहाँ भी पढ़ना है, जरूरी है। ठीक, मॉरेलिटी की यदि हम बात करें कि मॉरेलिटी है क्या, नैतिकता बोलते हैं ना भाई, नैतिक शिक्षा की किताबें आपने पढ़ी होंगी जब आप छोटे होंगे, 6th 7th में मैंने भी पढ़ी है। नैतिक शिक्षा या वैल्यू एजुकेशन आजकल चलती है स्कूल्स में। नैतिक विकास या नैतिकता कहेंगे, मॉरेलिटी का मतलब हुआ यहाँ नैतिकता से, नैतिकता से। मॉरेलिटी का एक मतलब है यहाँ सीधा नैतिकता। मॉरेलिटी है क्या? व्हाट इज मॉरेलिटी? ये तो इसका ट्रांसलेशन हो गया। मॉरेलिटी कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनमें हम बिलीव करते हैं कि ये चीज सही है और गलत है, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये रास्ता सही है, ये डिसीजन, ये चीज, ये एक्शन सोसाइटी के हिसाब से सही है और ये गलत है। तो मॉरेलिटी क्या है? बेसिकली सही और गलत डिफाइन करती है हमारे लिए। सही क्या है, गलत क्या है, ये डिफाइन करने में मॉरेलिटी हमारी मदद करती है। ठीक है बात? तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल समाज ने या लोगों ने निर्धारित किए हुए हैं जिनको हम मॉरल प्रिंसिपल्स कहते हैं। मॉरेलिटी हमें ये डिसाइड करने में मदद करती है कि क्या सही है समाज के अनुसार, क्या गलत है। इस पे चर्चा होती रहती है। ठीक, आगे बढ़े। वाइगॉस्की ने ये कभी नहीं कहा कि भाषा पहले आती है। जिसको ये कंफ्यूजन है कि भाषा पहले आती है यानी लैंग्वेज पहले आती है, ऐसा वाइगॉस्की बिल्कुल नहीं कहते। इसका उल्टा जरूर पियाजे ने कहा है कि थॉट पहले आता है। वो कहते हैं थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। किसी को कंफ्यूजन हो रही है, मैं बता देती हूँ, थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज। ये जो कथन है कि विचार पहले आता है भाषा से, ये पियाजे का कथन है। वाइगॉस्की ने इसका उल्टा नहीं कहा है। वाइगॉस्की के अपने विचार हैं, वाइगॉस्की के अपने विचार हैं। उनके विचार ये हैं कि जो भाषा है और विचार है, दोनों समानांतर रूप से पैरेलली चलते हैं और एक टाइम के बाद जाकर के मर्ज हो जाते हैं, ऐसा वाइगॉस्की कहते हैं। लेकिन पियाजे का विचार बिल्कुल अलग है। ये कह रहे हैं पहले विचार आया, यानी पहले थॉट आया, उसके बाद जाकर के कहीं भाषा आएगी। समझ पा रहे हो बात को या नहीं समझ पा रहे हो? बताओ मुझे, क्लियर समझ पा रहे हो बात को? वाइगॉस्की तो कह रहे हैं दोनों पैरेलल चलते हैं, समानांतर चलते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, फिर एक टाइम के बाद जाके एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे 3 साल के बाद। तो दोनों बातें अलग हैं, एक दूसरे को कंफ्यूज मत किया करो चीजों को। तो मॉरेलिटी की अगर हम बात करें तो नैतिकता वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें सही और गलत के लिए रास्ता दिखाते हैं।
लोगों ने ही निर्धारित किए हुए हैं ऑब्वियसली ये, ठीक। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कुछ, क्योंकि आप इंसान को किसी चीज से नहीं बांध सकते, उसके प्रिंसिपल्स से ही बांध सकते हो। नहीं तो फिर तो अगर ये प्रिंसिपल्स ही नहीं होंगे तो दुनिया में कोई भी किसी को भी मारेगा, कोई भी कुछ भी करेगा, सब जस्टिस ही है। फिर तो ना कोई दंड होगा, ना तो कुछ और होगा, कोई फिर तो कुछ गलत ही नहीं है, फिर तो आप जो करें सब सही है। तो इसलिए मॉरलिटी की जरूरत पड़ी हमें, ताकि हम निर्धारित कर सकें सही और गलत जैसे प्रिंसिपल्स को सोसाइटी को ठीक से चलाने के लिए। ये जो मॉरल डेवलपमेंट है ये सोशल से ही जुड़ा हुआ है, समाज के अंदर ही तो ये मॉरलिटी है। जहां समाज नहीं है वहां मॉरलिटी जैसा क्या है भाई? एक इंसान रहता है कोई पहाड़ पे, वहां क्या मॉरलिटी, वो कुछ भी करे, ठीक। तो ये जो मॉरलिटी है या मॉरल डेवलपमेंट है वो किसका हिस्सा है? तो सामाजिक विकास का। और सामाजिक विकास से ही जुड़ा हुआ है इमोशनल डेवलपमेंट भी। तो जब हम इमोशनल यानी डेवलपमेंट के पार्ट्स समझ रहे थे या उसके डोमेन समझ रहे थे, तो हमने क्या समझा था? PCSE यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल एक साथ जुड़े हुए, और इस सोशल, इमोशनल या स्पेशली सोशल से ही जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट, इसलिए इसको अलग से नहीं हमने बनाया था वहां, ठीक है बात? तनवीर आलम, बात ठीक है कि नहीं? तो अगर हम बात करें मॉरल डेवलपमेंट की, तो मॉरलिटी में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ इस थियोरी में। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, प्याजे ने भी दिया है, जिसको हम कल चर्चा करेंगे, जिसपे मॉरल डेवलपमेंट की जो ये थियोरी है सबसे ज्यादा फेमस है किसकी? कोहलबर्ग की। ये प्याजे की थियोरी पे बेस्ड है, बट कोहलबर्ग की थियोरी ज्यादा फेमस है। तो नैतिक तर्क, इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए अनीता, जैसे मॉरल रीजनिंग क्या है, मॉरल डिलेमा क्या है, मॉरल डिसीजन क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। शिरकत क्या पूछ रहे हो बताओ? कोहलबर्ग के नाम से आप इस थियोरी को जानते हैं, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है बात। अगर हम बात करें नैतिक तर्क की यानी मॉरल रीजनिंग की, भाई आप मॉरल डिसीजन लेते हैं जीवन में, मॉरल डिसीजन लेते हैं कोई, मान लीजिए आपको अपनी पसंद से शादी करनी है और घर वाले कह रहे हैं हमारी पसंद से कर लो, है ना, क्योंकि वो जाति में भी विश्वास रखते हैं और हमने तुमको बड़ा किया है, किस दिन के लिए पैदा किया था, अगर अपनी मर्जी से ही करोगे तो। अब आपको ना एक तर्क लगाना पड़ेगा इससे निकलने के लिए। या तो आप उनकी मर्जी मान लें कि ठीक है मेरे माँ बाप हैं और उन्होंने मेरे को बड़ा किया है, मेरे लिए जो सोचेंगे अच्छा ही होगा, और ठीक है वैसे भी मुझे कोई ढंग का नहीं मिल रहा, ठीक है इन्हीं की मर्जी से कर लेता हूं। यानी आपने तर्क दिया कि माँ बाप जरूरी हैं, तो ये जो तर्क है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, माँ बाप की मान लूंगा। दूसरा तर्क ये हो सकता है कि मेरा जीवन है, मैंने जीवन साथी खुद चुना है और मुझे उसके साथ रहना है, ये दूसरा तर्क है। तो तर्क बेसिकली जो रीजन आप अपने दिमाग को देते हैं, जो तर्क आप दिमाग में लगाते हैं, जो थिंकिंग प्रोसेस आप लगाते हैं, जिसकी वजह से आप डिसीजन ले पाएंगे, इसी को हम क्या कहेंगे? नेहा कह रही है ऐसा ही सेम मेरे साथ हो रहा है, बहुत बढ़िया नेहा, है ना। तो इस समय में परखना जरूरी है। फिर ऐसा भी कई बार हो जाता है हम गलत इंसान को चुन लेते हैं और घर वालों से हम लड़ रहे होते हैं बेवजह कि जैसे वो ही हमारे दुश्मन हो, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी सबसे ज्यादा जरूरी है आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, खुद को संभाल सकें जीवन में, कल को चीजें गड़बड़ होती हैं तो, क्योंकि गड़बड़ होने की संभावना तो अरेंज मैरिज में भी है, लव में भी है, सब जगह पे है ना। खैर वो तो एक अलग चीज हुई। मॉरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्क जो आपको मॉरल डिसीजन लेने में मदद करेगा, इसको हम एक तरह की थिंकिंग कह देते हैं। क्वेश्चन आता है कि वो थिंकिंग जो मॉरल डिसीजन में मदद करे, तो ये चिंतन है। रीजनिंग का मतलब ही क्या है? जो रीजनिंग के आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसमें आप सोच रहे हैं, बिना चिंतन के सवाल नहीं सॉल्व होगा, यानी बिना मॉरल रीजनिंग के आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे मॉरल। तो ये क्या है? ये मॉरल रीजनिंग क्या है? एक तर्क है। बहुत बढ़िया ऋतु, मॉरल रीजनिंग तर्क है, थिंकिंग प्रोसेस है। थिंकिंग प्रोसेस को हम मॉरल रीजनिंग कहते हैं, जिसके आधार पे, जिसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन ले पाएंगे, जिसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन ले पाएंगे। ये बात क्लियर है सभी को? पक्का क्लियर है ना ये चीज? कोई समझने में समस्या हो रही हो तो मुझे बताओ। कोई भी समस्या अगर हो रही है समझने में तो बता दो। क्लियर है? ये सारी बातें क्लियर हैं जी? ठीक है। तो ये जो राइट और रॉन्ग है ना, सही और गलत, इसके बीच में इट डिपेंड्स है, यानी ये रीजनिंग है, ये तर्क है जो आप खुद को देंगे,
या जो आपका दिमाग आपको देगा, जैसी भी आपकी मैच्योरिटी लेवल है उसके बेसिस पे ये तर्क होगा। तो ये जो रीजनिंग है वो किसके बेसिस पे होगी? आपकी मेंटल मैच्योरिटी पे, कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे। आपकी एज क्या है, आपकी स्टेज क्या है, आपकी थिंकिंग प्रक्रिया कैसी है, उस पर डिपेंड करेगी। भाई एक 15 साल के बच्चे को या टीनेजर को माँ बाप की बात नहीं माननी, उसको कहना नहीं मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही जाऊंगी या जाऊंगा गर्लफ्रेंड के साथ, उसकी तर्क बहुत ही अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया उतनी ही देखी है, अभी उतनी मैच्योरिटी आई नहीं है, तो उसका रीजन अलग होगा 25 साल के व्यक्ति से। तो रीजनिंग एज पे डिपेंड करती है, या मैं कहूं किस पे, कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे डिपेंड करती है रीजनिंग, कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा देती हूँ, कोई जल्दीबाजी हमें है नहीं। ठीक, अगर हम बात करें, हमने अभी सिर्फ 2 चीजें समझी, अभी तक हमने सिर्फ 2 चीजें समझी। व्हाट इज मॉरलिटी, यानी नैतिकता क्या है। तो नैतिकता वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें सही और गलत की तरफ, राइट और रॉन्ग बताते हैं, वो नैतिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है बात। दूसरी चीज हमने समझी मॉरल रीजनिंग, मॉरल रीजनिंग। अब ये मॉरल रीजनिंग क्या है? मॉरल रीजनिंग यानी नैतिक चिंतन या नैतिक तर्क कह लीजिए आप इसको, नैतिक तर्क। ठीक, नैतिक तर्क की यदि हम बात करें तो यहां पे ये एक थिंकिंग प्रोसेस है। नैतिक तर्क क्या है? थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है। और किस पे बेस्ड होगी ये थिंकिंग प्रोसेस? बच्चे की या व्यक्ति की कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे, जितना उसका दिमाग डेवलप्ड है उसके आधार पे ही ये तर्क आएगा। कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता पे। ये बात पियाजे से इंस्पायर्ड है क्योंकि वो एज को महत्व देते हैं और ये थियोरी पूरी उनसे इंस्पायर्ड है, कॉपीड नहीं है। संज्ञानात्मक परिपक्वता, पियाजे का भी ये मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत हम कल करेंगे। ठीक, कॉग्निटिव मैच्योरिटी, राम राम नगेंद्र जी। ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इसमें जो थिंकिंग की प्रक्रिया लगेगी, जो चिंतन लगेगा, उसी को हम मॉरल रीजनिंग कह रहे हैं। और ये जो चिंतन है वो किस पे बेस्ड होगा? कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे, यानी आपकी परिपक्वता पे, आपकी एज पर या फिर स्टेज पर, जिस स्टेज में आप लाइफ में हैं। ये बात सभी को क्लियर है? कोई दर्द परेशानी, कोई दुख हो तो बताओ। देखो ये जरूरी नहीं है, ये वही बात मैं कह रही हूं, ये जरूरी नहीं है कि एज के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी ही आ जाएगी। ऐसे ऐसे लोग हैं पूरी जिंदगी जी के चले जाते हैं, 40-40 साल की उम्र हो रही है और बुद्धि उनको आज भी नहीं आई, मतलब वो मैच्योरिटी है ही नहीं। सबको आ जाए मैच्योरिटी वो जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉग्निटिव मैच्योरिटी सिर्फ एज पे बेस्ड नहीं है, वो आपके अनुभवों पे भी बेस्ड है। आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे लाइफ में, आपने दिमाग का इस्तेमाल कितना किया, आपका माहौल क्या रहा, 70 चीजें हैं जिसकी वजह से कॉग्निटिव मैच्योरिटी आती है। हर किसी को आ नहीं सकती। समझ पा रहे हो ना इस बात को? तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी का सीधा मतलब सिर्फ एज नहीं है, बट कुछ हद तक एज है कि भाई 5 साल और 15 साल में अंतर तो है ना। तो सिर्फ एज नहीं है, जो बड़ा व्यक्ति है वो सही ही कह रहा है हमेशा, ऐसा भी जरूरी नहीं है और बिल्कुल जरूरी नहीं है। जनरेशन के गैप में चीजें बदल रही हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है जो बड़े लोग हैं वो सही कह रहे थे, फिर तो बदलाव ही नहीं आता कभी, फिर तो कभी बदलाव ही नहीं आता अगर सिर्फ एज ज्यादा होने से बुद्धि ज्यादा हो जाती तो। लेकिन एक सर्टेन एज तक आपका माइंड डेवलप होता है, एडोलेसेंस अडल्टहुड तक आते आते। कोई पूछ रहा है सीरिएशन का एग्जाम्पल दे दो। देखो सीरिएशन का सिंपल एग्जाम्पल है कि आरोही अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। ये पियाजे की थ्योरी से है, किसी ने बीच में पूछ लिया तो मैं बता दे रही हूं, क्योंकि अलग से तो डाउट लिए नहीं जाते, किसी दिन रख लेंगे, लेना होगा तो। ठीक, तो आपको पता है इस चीज को बढ़ते हुए क्रम में लेके जाना है। सीरीज में लगाना जानते हैं आप, छोटे से बड़े, बड़े से छोटा, क्रम में लगाना आप जानते हैं, दिस इज सीरिएशन ओनली। ठीक, अब हमने कॉग्निटिव मैच्योरिटी की बात कर ली। हमने बात की अभी तक 3 चीजों की बात की है। मॉरलिटी क्या है, यानी नैतिकता, वो सिद्धांत जो हमें सही और गलत की तरफ इशारा दें। मॉरल रीजनिंग क्या है, यानी नैतिक तर्क क्या है, क्योंकि इन चीजों में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कई लोगों को, पूरी थियोरी पढ़ लेते हैं फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। अब हम बात करेंगे किस पे? कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे भी हमने बात कर ली। ठीक, अब हम बात करें, हाँ आज क्लास है यूट्यूब पे, बिल्कुल है। अभी के लिए टाइम यही है, जितनी मर्ज क्लासेस हैं उनका टाइम यही है, बाकी तो आपका शाम को 8 बजे होता है जो दूसरे बैचेस हैं पेडागोजी स्पेशल के अलावा। जो नेक्स्ट पेडागोजी स्पेशल बैच है वो 1 तारीख से शुरू करेंगे, तो जिनको भी
इच्छा है कि उसमें एडमिशन ओपन होंगे तो वो 1 के आसपास शायद होंगे, मैं बता दूंगी जैसे भी होगा। मॉरल रीजनिंग, कॉग्निटिव मैच्योरिटी। अब हम बात करेंगे किसकी, मॉरल डिलेमा की। मॉरल डिलेमा। अब ये डिलेमा क्या है? डिलेमा का सिंपल मतलब है दुविधा। दुविधा, दुविधा वही कि घर वालों की मानूं या खुद की मानूं। डिसीजन लेना है, आप दुविधा में हैं कि घर वाले रिश्ता खत्म कर देंगे अगर इससे शादी कर ली तो, और इससे शादी नहीं की तो पता नहीं कैसा लड़का ढूंढ के लाएंगे या लड़की लेकर के आएंगे जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कभी बने भी ना जीवन में, और मैं जीवन भर खुद को कोसूं और इनको भी कोसूं साथ में, मतलब बुरा बोलूं इनको, है ना, कर्ज करूं हमेशा के लिए और पछतावा हो मुझे। तो अब ये क्या है? ये दुविधा की स्थिति है। ये दुविधा की स्थिति है क्योंकि 15, 20, 25 जितने भी साल हैं जीवन आप ही को गुजारना है, माँ बाप इधर उधर निकल लेंगे। ठीक, तो होगा क्या? अब जहां बीच में खड़े हैं ना, इसी को दुविधा कह रहे हैं। जब आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप डिलेमा में हैं, दुविधा में हैं, जब आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे कि यहां जाऊं कि यहां जाऊं, इसी को दुविधा कहते हैं। ठीक है, इसी को दुविधा कहते हैं जब क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, दोनों ही तरफ डिसीजन लेना मुश्किल हो। अभी मेरे सामने भी एक दुविधा थी कुछ दिन पहले, मैं एक प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई थी, तो एक बहुत ही अच्छा सा क्या कहें उसको, ऑफर कहेंगे या क्या पैकेज कहेंगे या जो भी आप कहना चाहें, है ना, तो वो सामने था और इधर आपके साथ जहां मैं जुड़ी हुई हूँ वहां चीजें थी और भी कुछ इस तरीके की चीजें थी। तो एक बहुत बड़ी दुविधा क्रिएट हो गई थी क्योंकि पता नहीं, एक जगह पे रिस्क है, यहां नहीं पता चीजें कैसे जाएं, बट दूसरी जगह फिक्स्ड भी है। ठीक, लेकिन आपको फ्रीडम भी चाहिए, आपके अपने भी प्रिंसिपल्स हैं जिन पे आप चलेंगे, तो डिसीजन लेने में फिर आप डिलेमा में होंगे। अब यहां जो भी तर्क मैं खुद को दूंगी, ये डिलेमा में ही आप रीजनिंग देते हैं, वही मेरा डिसीजन का आधार बनेगा। तो डिसीजन मैंने लिया कि वो प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। ठीक, तो ये क्या है? तर्क दिया होगा कोई ना कोई तर्क के फ्रीडम प्यारी है, क्या करोगे, है ना, आप अपने प्रिंसिपल्स पे चलोगे। कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रिंसिपल और इन सब में चीजें चूज करनी होंगी तो पैसे को कभी नहीं चूज करना, प्रिंसिपल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करोगे? ठीक, तो बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा, तो रीजनिंग यानी तर्क और भी कुछ लॉजिक मैंने समझे कि आप, सबसे सिंपल बात है, दुनिया क्या गिव एंड टेक है। फिर से 4 लोग वापस मुड़ के आपके पास आ जाएंगे कल, अगर आप में एबिलिटी है तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों के अनुसार चलें। ठीक है बात, बिल्कुल। तो रीजनिंग जो है, ये रीजनिंग आपको इस दुविधा से निकलने में मदद करती है। मेरे कहने का मतलब यहां ये है कि दुविधा से बाहर आने के लिए आप मॉरल तर्क का इस्तेमाल करेंगे। बहुत लोग ऐसे, अनीता जी भी कह रही है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने जॉब छोड़ दी। बिल्कुल अनीता जी, ऐसा होता है लाइफ में, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आपके अपने भी तो कुछ, देखो मजबूरी है। अगर मेरे घर में 4 बच्चे हों तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मैं ये, उसमें भी मजबूरी, खैर ऐसा नहीं है कि वो इंसान पे भी डिपेंड करता है, या कई बार मजबूरी हो भी जाती है कि मुझे टेंशन हो जाए कि भाई अब कैसे होगा, है ना। पीडीएफ डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ डलवा देंगे। क्या पूछ रहे हो हामिदा? तो हमने 3-4 चीजें पढ़ी अभी, मजे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 चीजें पढ़ी हमने, मॉरल रीजनिंग यानी तर्क, जो रीजन आप खुद को दे रहे हैं इस दुविधा में फंस करके, भाई इस दुविधा से निकलने के लिए। दुविधा है जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं कि क्या डिसीजन लें। मॉरलिटी वो सिद्धांत हैं जो आपको सही और गलत बताते हैं। कॉग्निटिव मैच्योरिटी, जहां जिस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है। ये सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे इसी बात पे, नेक्स्ट कुछ टर्म्स को समझेंगे। अब देखिए, ये हमने समझ लिया मॉरल रीजनिंग क्या है, वो चिंतन, थिंकिंग प्रोसेस है जिसके कारण आप डिसीजन ले पाते हैं। ठीक, मॉरल डिलेमा, बिल्कुल वंदना, एक भी पीडीएफ नहीं दिया आपने। ये नए बैच में शायद नहीं, एक भी पीडीएफ नहीं गई है। एक्चुअली मैं चक्कर में हूँ एक मैनेजर हायर करने के, तो वो 1 आध दिन में हो जाएगा। ये सारी चीजें फिर आसानी से हो जाएंगी, मेरे पे ज्यादा लोड हो जाता है अगर। देखो, मॉरल डिलेमा यानी नैतिक दुविधा, इसकी बात वैसे तो हमने कर ली है। मॉरल डिलेमा वो है कि आपको समझ नहीं आ रहा, ये रास्ता लेना भी बहुत मुश्किल है, ये रास्ता लेना भी बहुत मुश्किल है, किधर जाएं। वो एक्सीडेंट वाला एग्जाम्पल मैं बहुत बार देती हूं। आप, ये भी एक एग्जाम्पल चलता है कि आप नाव में जा रहे हैं, एक तरफ आपके पिता हैं, एक तरफ आपके पति हैं, और आप दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। तो आप किसको बचाएंगे,
ये दुविधा है, क्योंकि इतनी आसानी से ना आप अपने पिता को मरने दे सकते हैं और ना पति को। ठीक, यहाँ पे उल्टा भी केस हो सकता है, माता और पत्नी भी हो सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? बहुत बढ़िया वंदना, मेल कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये कठिन सिचुएशन है जहां आपको समझना है कि डिसीजन लें क्या। अब इस कहानी में ये जो कोहलबर्ग हैं, ये कहानियां सुनाया करते थे, दुविधाएं देते थे बच्चे की स्तर को चेक करने के लिए, वो कि किस लेवल पे है, किस स्टेज पे है, कितना मॉरल डेवलपमेंट उसका हो चुका है, ये जानने के लिए कोहलबर्ग दुविधाएं देते थे, अलग अलग तरह की कहानियां सुनाते थे और उसमें फिर दुविधाएं पेश करते थे। ठीक जी निमिषा, तो ये क्या है? गुड, वेरी गुड सिमरन। तो ये क्या है? ये आप किस स्टेज में हैं, या दुविधा बेसिकली स्टोरी सुनाई, मॉरल स्टोरी। कोहलबर्ग क्या करते थे? मॉरल स्टोरीज सुनाते थे, मॉरल स्टोरी सुनाई, उसमें कोई दुविधा पेश कर दी और उस दुविधा में बच्चे ने रीजनिंग क्या दी, इस चीज पे फोकस रहता था उनका कि उसके डिसीजन क्या लिया। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसने रीजनिंग क्या लगाई डिसीजन को लेने में, उसका तर्क क्या है। हाइंस की एक स्टोरी है जो बहुत फेमस है, बहुत बढ़िया दीप्ति, हाइंस की एक स्टोरी है जो बहुत फेमस है, उस पर हम बात करेंगे अभी। हाइंस डिलेमा, ये बड़ी फेमस स्टोरी है इसकी, हाइंस डिलेमा। देखो हाइंस डिलेमा क्या है? हाइंस एक व्यक्ति है, ये हाइंस है, मान लो ये है हाइंस, हिंज कह देते हैं इसको कई बार हिंदी में, लो मैं हिंज ही लिख देती हूं। ठीक, ये एक व्यक्ति है, ये मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। गुड अंकुर। ठीक, अब यहां पे इसकी वाइफ बीमार है, ये है हाइंस की वाइफ, इनको कोई डेडली डिजीज हो गई है, कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो इनकी जानलेवा बीमारी है। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सबने देख लिया, पूरे शहर में एक ही व्यक्ति है जो दवा दे सकता है, जिसके पास ये मेडिसिन है इस चीज की और इनकी जान बच सकती है। बट वो व्यक्ति, वो मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति या केमिस्ट जो है, वो दवाई नहीं दे रहा। क्यों? मान लो उसने, वो कह रहा है कि 10 दिन एक क्रैश कोर्स जैसा भी मैं स्टार्ट कर दूंगी, जिनका पेपर जल्दी है ना, आज यूट्यूब पे भी मैं एक स्टार्ट कर रही हूँ, वो बहुत ही टू द पॉइंट होगा। ठीक, 10 दिन की यदि हम बात करें, मतलब मान लो 10 रुपए की उसने दवाई बनाई और वो चाह रहा है कि 1000 रुपए या 100 रुपए दिए जाए मुझे। अब हाइंस के पास 100 रुपए है नहीं, उसने अपने रिश्तेदारों से अरेंज करने की कोशिश की, सब कुछ कर लिया, दोस्तों से मांग लिया, उसको कह दिया बाद में दे दूंगा, 50% अभी ले लो, वो नहीं मान रहा, कह रहा मुझे तो पूरे चाहिए, मैंने तो पैसे बनाने के लिए ये दवाई बनाई है। अब क्या करें? यूट्यूब का टाइम 9:30 रहेगा, तो इस स्थिति में क्या करेंगे भाई? इस स्थिति में हाइंस के सामने दो रास्ते हैं, हाइंस के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो अपनी वाइफ को मरने दे, है ना, या फिर वो चोरी करके इस केमिस्ट की दुकान से रात को वो दवाई ले आए। अब वो दुविधा में है। हाइंस की डिलेमा क्या है कि वाइफ को मरने दे या चोरी करके चोर बन जाए और जान बचा ले वाइफ की अपनी, क्योंकि चोरी करना तो गलत बात है ना। तो इस केस में वो दुविधा में है। अब हाइंस ने क्या किया? तर्क लगाया अपना, अपने तरीके से, और सोचा कि जान बच जाए मेरी वाइफ की किसी तरह से, और चोरी करके वो दवाई ले आया उस केमिस्ट की दुकान से। अब ये जो स्थिति है, इसको अलग अलग स्टेज के बच्चों ने अलग अलग बताया। किसी ने कहा कि बड़ा सही किया क्योंकि जान बचाना मुश्किल था, वो केमिस्ट भी तो गलत कर रहा था, ये था वो था। तो ये जिस बच्चे ने, जिस व्यक्ति ने जैसा तर्क दिया, उससे पता चला, बहुत बढ़िया दीक्षा, उससे पता चला कि वो किस स्टेज में है लाइफ की। ठीक है बात? जैसे कोहलबर्ग ने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि क्या हाइंस को दवा चुरानी चाहिए, उसको तो, कि उसको नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि ये तो गलत होगा, लॉ को ब्रेक करना होगा, नियम तोड़ना होगा यदि वो चोरी करता है तो। दूसरा क्वेश्चन था कि उसको दवा चुरा लेनी चाहिए और जाके सरेंडर कर देना चाहिए कि मैंने चुराई थी, बट अब जैसे लोग, वो नहीं होता है यहाँ हरियाणा में या बहुत सारी जगह पे, वो जो खाप होता है, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑनर किलिंग, कि जाके खुद ही फिर कह दिया कि ठीक है, सरेंडर कर दिया कि हाँ ठीक है मैंने किया है। तो वैसा करना चाहिए, या फिर चोरी कर लेनी चाहिए और जेल नहीं जाना चाहिए क्योंकि केमिस्ट भी गलत कर रहा था। ठीक बात? आगे बढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। अब इन्होंने स्टेजेस दी, इसके आधार पे जिस स्टेज में अलग अलग सैंपल्स ने, सैंपल का मतलब है बच्चों ने
ये डिस्कशन करते थे, दुविधा देके डिस्कशन करते थे। और कोहलबर्ग कहते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट तभी बेहतर हो सकता है जब आप डिस्कशन करें, वो दे करके, बहुत बढ़िया सारिका, डिस्कशन करें क्या दे करके, दुविधा दे करके, बच्चों को तर्क लगाने दें। तो अलग अलग सैंपल थे, अलग अलग बच्चे थे, उन्होंने उनके आधार पे इन्होंने कुछ स्टेजेस दे दी, अलग अलग सैंपल्स के आधार पर कुछ स्टेजेस दी, किसकी, नैतिक विकास की, नैतिक विकास की कुछ स्टेजेस दी, और इन्हीं पे अब हम चर्चा करेंगे। बुक तो आ गई है कब की, ठीक है अंकित, देखिए देख लेते हैं। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल। लेवल 1 क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल है। इन्होंने 3 लेवल दिए, जैसे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, यानी स्तर दिए कितने, 3, या चरण कह लीजिए आप। और हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, जैसे स्टेज 1 फिर स्टेज 2, एक लेवल पे 2 स्टेज हैं, यानी टोटल स्टेजेस हो गई 6 और लेवल हो गए 3। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि टोटल लेवल कितने हैं, टोटल लेवल कितने हैं कोहलबर्ग की थियोरी में, तो आप कहेंगे 3 लेवल हैं। और आपसे पूछे स्टेजेस यानी स्तर चरण कितने हैं, तो आप कहेंगे 6। तो जो लेवल हैं, जो स्तर हैं, वो हैं 3 और स्टेजेस यानी चरण हैं 6। ये याद रखिएगा, इसमें गलती कई लोग कर देते हैं। इंग्लिश में भी जल्दी आ जाएगी बुक, टेंशन मत लो, 15 दिन का वेट करो, ठीक है। सीटेट के लिए तो स्वाति ज्यादा बड़ी बुक हो जाएगी, 4000 MCQs वाली। दूसरी आती है सीटेट के लेवल की मेरी बुक, वो ले लो। देखिए अब इसमें पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट यानी आज्ञाकारिता और बनाम दंड, आज्ञाकारिता एवं दंड, ये हुई पहली स्टेज लेवल 1 के अंदर, ठीक। दूसरी स्टेज है इसमें इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। प्री कन्वेंशनल लेवल है ये, जिसके अंदर इन स्टेजेस की मैं आपसे बात कर रही हूं। लेवल 1 क्या है, प्री कन्वेंशनल। इसमें अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग समस्याएं होंगी। ये जो प्री कन्वेंशनल कहते हैं पूर्व परंपरागत को, पूर्व परंपरागत स्तर, इसकी जो एज है बच्चे की वो 4 से 10 साल की होगी, 4 to 10 years, ठीक। इसमें 4 से 10 वर्ष के बच्चे आएंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज में। जो लेवल है इसके अंदर 2 स्टेजेस हैं, उन 2 स्टेजेस पे हम अभी बात करेंगे। ये कन्वेंशन से पहले की स्टेज है। कन्वेंशन का मतलब क्या है, जो परंपराएं चल रही हैं, बच्चे को कुछ नहीं पता परंपराएं क्या हैं, वो नो मॉरलिटी जैसी स्टेज है, उसको कोई खुद की मॉरलिटी नहीं है स्वयं की। जो बाहर से इम्पोज्ड मॉरलिटी है, जो रूल्स बाहर से समाज ने बनाए हुए हैं, उन पे वो फोकस करेगा, उसके खुद के कोई रूल्स नहीं है, ठीक है बात। देखिए समझते हैं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, ये हैं 2 स्टेजेस पहले स्तर की प्री कन्वेंशनल की। ओके दीक्षा, हाँ बोला था आपने। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन क्या है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन पहली स्टेज है, मिल जाएगी चंडीगढ़ में बुक, इवन देश भर में मिल जाएगी धीरे धीरे। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज 1 है। क्या है ये? स्टेज 1 है, यानी आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता बनाम या वो दंड एवं दंड कह लीजिए आप इसको, ठीक। ये चाइल्डहुड टाइम पीरियड है, 4 से 10 वर्ष। यहां पे क्या है? बच्चा आज्ञा का पालन करेगा दंड से बचने के लिए, टू अवॉइड पनिशमेंट, टू अवॉइड पनिशमेंट। दंड ना मिल जाए, डांट ना पड़ जाए, डंडा ना पड़े, पनिशमेंट ना पड़े, इसलिए वो कोई बात मानेगा। भाई हाइंस को दवा नहीं चुरानी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि उसको जेल हो जाती। अगर जेल ना होती तो इसको फर्क नहीं पड़ता कि सही है कि गलत है चोरी करना, बट उसको जेल का डर है, उसको पनिशमेंट मिलेगी, या उसने गलत काम किया तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये क्या है? यहां बच्चा आज्ञा का पालन, होमवर्क इसलिए करेगा क्योंकि
डांट पड़ेगी अगर होमवर्क नहीं किया तो, यानी सिर्फ पनिशमेंट से बचना चाहता है, डांट पड़ेगी। और उसके लिए सही और गलत का सिंपल मतलब है, जिस चीज में जितनी ज्यादा पनिशमेंट है जिस काम में, उतना गलत वो काम है, उसको फर्क नहीं पड़ता इंटेंशन क्या है। मिल जाएगी एमपी में भी। ये बात क्लियर है सबको या नहीं, बताओ मुझे, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात समझने में कोई कष्ट हो रहा हो तो बताओ। जल्दी बताओ। बनाम क्या है मैम? बनाम नहीं, एवं कहेंगे। वो एरिक्सन की थियरी में होता है बनाम, वर्सेस नहीं है, यहाँ एंड है, दोनों ही चीजें शामिल है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये है दूसरी स्टेज, जिसको टिट फॉर टैट के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, ऐसे याद रख सकते हो उसको। इसको कई लोग कह देते हैं यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। वो कई बार आपने फेसबुक पे स्टेटस देखा होगा, पहले बड़ा ये क्रेज था। कई लोग कहते हैं माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी, कि जो मेरा एटीट्यूड है वो तुम कैसे मेरे साथ बिहेव करते हो इस बात पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा है। अगर आपसे कोई गुस्से में बात करेगा आप भी गुस्से में ही करेंगे, आपसे कोई प्यार से बात करेगा आप भी प्यार से ही करेंगे। क्या है ये? टिट फॉर टैट है। सेकेंड स्टेज है बच्चों वाली, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा देखता है मेरा फायदा क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेगा। ठीक है, मैं दुकान से सामान ला देता हूँ, मम्मी के लिए चीनी ला देता हूँ, बट मेरा फायदा क्या है उस घर के राशन को लाने में यदि मुझे पॉकेट मनी नहीं मिली तो वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा कि अच्छा 10 रुपए दोगे, ठीक है अभी ये वाला काम कर देता हूँ, 10 रुपए मिलेंगे, बात खत्म। मतलब उसका खुद का इंटरेस्ट क्या है। किसी बच्चे ने, आज कोई बच्चा टिफिन लाना भूल गया तो वो अपने साथी से कह रहा है कि मैंने कल तुम्हारे साथ टिफिन शेयर किया था तो आज तुम्हें भी मेरे साथ करना चाहिए। जैसे को तैसा, अदला बदली, मतलब बदले में क्या मिलेगा, बदले में क्या मिलेगा, इस पे उसका फोकस है, एक्सचेंज पे उसका फोकस है। अगर एक बच्चा है, ऐसी कई बार क्वेश्चन आता है कि दो बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई है तो उनसे पूछा क्या हुआ, तो एक बच्चे ने एक बच्चे को थप्पड़ मारा और जब टीचर ने पूछा क्यों मारा तो उसने कहा कि इसने भी तो मेरी पेंसिल तोड़ी है तो मैंने तो बदला लिया है। तो ये जो बदले की भावना है या फिर एक्सचेंज में सेल्फ इंटरेस्ट देखना है, टिट फॉर टैट है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स है। ये सेकेंड स्टेज है जिसमें व्यक्ति अपने इंटरेस्ट की बात करेगा, पर्सनल रिवॉर्ड की बात करेगा कि उसे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। इसके दो नाम हो सकते हैं और हिंदी में भी इसका नाम मैंने लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्वलाभ मानसिकता, कि मतलब मेरा क्या लाभ है, सेल्फ इंटरेस्ट। म्यूचुअल एक्सचेंज भी कह देते हैं इसको, कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। इसके इंग्लिश में कई नाम है, हिंदी में भी। म्यूचुअल एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, सेल्फ इंटरेस्ट, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, कि खुद का क्या पर्सनल रिवॉर्ड होगा। तो ये पहली स्टेज हुई। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, जिसमें वो पनिशमेंट से बचना चाहेगा, इसमें वो सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा। अब आता है लेवल 2, बहुत करते हैं ये बच्चे, बिल्कुल सही बात है, 4 से 10 वर्ष के बच्चे बहुत करते हैं। अब लेवल 2 आ गया। लेवल 2 क्या है? लेवल 2 है कन्वेंशनल लेवल। ये एडोलेसेंट पीरियड कह लीजिए आप इसको, किशोरावस्था, 10 से 13 वर्ष। हालांकि उसके बाद भी है किशोरावस्था तो, बट ये 10 से 13 वर्ष की उम्र है टिपिकली। कुछ बुक्स में 2-4 साल इधर उधर मिल जाएंगे। इसको कौन सा स्तर कहेंगे? इसको कहेंगे कन्वेंशनल, यानी परंपरागत, परंपरागत स्तर। ठीक है बात, परंपरागत स्तर। करनी होगी पढ़ाई प्रिया, एनसीईआरटी वगैरह सब पढ़ लो अच्छे से। लेवल 2 है परंपरागत स्तर। यहां जो रूल्स चल रहे हैं समाज के, जो लॉज हैं समाज के, जो मॉरलिटी है, वो पहली स्टेज में बेस्ड थी कि बाहर से क्या चीजें बच्चे पे थोपी गई हैं। यहाँ पे जो नॉर्म्स चल रही हैं, जो नियम कायदे कानून समाज के चले आ रहे हैं, उन्हीं को फॉलो करेंगे। रूढ़िबद्धताओं को, परंपराओं को फॉलो करने पे फोकस होगा। यहाँ पर लॉज पे बेस्ड होगी आपकी मॉरलिटी। जो बच्चे का मॉरल डिसीजन है वो
बेस्ड होगा कि परंपराएं क्या चल रही हैं समाज में लॉज क्या हैं। जैसे मैं मीटअप में एग्जांपल दे रही थी अपनी एक फ्रेंड का कि वो मेरे स्कूल में थी और वो उस टाइम पे अनुशासन प्रमुख थी। मैं पता नहीं कोई तो कुछ तो बनाया हुआ था उन्होंने स्कूल में। अनुशासन प्रमुख तो मैं ही थी, वो आई थिंक पता नहीं कोई तो कुछ तो था। मतलब वो मेन जो प्रेयर में होता है वो चेक करते हैं कि कोई हेयर बैंड लगा के आया कि नहीं आया, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो मेरी दोस्त थी, बट जैसे ही प्रेयर में मेरा नंबर आता था और मैं हेयर बैंड लगाती नहीं थी, मेरे को बड़ा अजीब लगता था। तो छोटे बाल थे, तो वो ये बोलते थे कि ठीक है साइड में आ जाओ, दोस्ती है तो क्लास में है, बट रूल्स आर रूल्स। तो ये रूल्स आर रूल्स वाली जो मॉरलिटी है वो उसका लेवल 2 रहा होगा, और यही एज होगी, 8th 5th क्लास की बात है, तो यही एज रही होगी, है ना। तो कन्वेंशनल लेवल पे असेंबली इंचार्ज एग्जैक्टली, तो कन्वेंशनल लेवल पे क्या रहता है, लॉज पे फोकस है। भाई रूल्स तो ब्रेक ही नहीं कर सकते, रूल्स आर रूल्स, रूल्स ब्रेक नहीं किए जा सकते, रूल्स आर डिवाइन, ये हम कह सकते हैं, और उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति में, क्योंकि अगर एक इंसान के लिए रूल ब्रेक होंगे तो पूरे फिर जो बाकी बच्चे हैं वो भी रूल्स को ब्रेक कर देंगे। हाँ, कामिनी तो आई थी, फ्रेंड दूसरी थी, मीनल गुप्ता एक फ्रेंड है मेरी, वो हुआ करती थी, वो इंचार्ज जो थी। तो ये क्या है, रूल्स आर डिवाइन, ये कह सकते हैं। कामनी वॉज ओके, शी वॉज नॉट माई वेरी गुड फ्रेंड, बट शी वॉज ओके, मतलब शी वॉज अ फ्रेंड, तो ये हम कह सकते हैं। चलिए फिर, ये बात क्लियर हो गई। कन्वेंशनल लेवल की यदि हम बात करें, परंपरागत की, तो यहां जो लॉज चल रहे हैं समाज में, जो परंपराएं चल रही हैं, उन पे फोकस होगा। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं, इसमें 2 स्टेजेस हैं, हर एक लेवल में तो 2 स्टेजेस हैं ही ना, हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं। देखते हैं कौन सी वो 2 स्टेजेस हैं। अब इसमें है 2 स्टेजेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कहते हैं, बड़ा फेमस है ये, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। और 4th स्टेज है इसमें, जो सेकंड है, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ठीक है, पीडीएफ सेंड करा देंगे 1 से 2 दिन के अंदर, टेंशन ना लो। ठीक, देखो एक बार, अब ये जो 3rd स्टेज है इसके अंदर, वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की। लेवल 1 की एज बताई तो वो थी 4 से 10 साल, लेवल 1, 10 से 13 है लेवल 2 की, जिसमें 2 स्टेजेस हैं, और 13 एंड अबव है लेवल 3 की। ठीक है, ये लेवल 1 लिख लो कहीं, ये लेवल 2, एंड दिस इज फॉर लेवल 3। ठीक है बात, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। मेरी दोस्त की बहन है मीनल गुप्ता, अच्छा ओके सुमित, हाँ उसके 2 बहन भाई हैं, गोलू और गुनगुन, सही है। बहुत टाइम हो गया बुलंदशहर गए हुए। छाया क्या कह रहे हो भाई, क्या भूले भाई, अच्छा पीडीएफ भूल जाती हूँ मैं, भूल नहीं जाती हूँ एक्चुअली, कराती हूँ चलो मैं उसको, हाँ भूल ही जाती हूँ, यही कह सकते हो, चीजें इतनी हो जाती हैं। रीट के लिए ईवीएस एनसीईआरटी से मत पढ़ो, वहां की जो आरपीएससी की राजस्थान की पब्लिकेशन की बुक्स हैं उनसे पढ़ो, ये वाले एनसीईआरटी की बुक काम नहीं आएगी रीट के लिए, मतलब ईवीएस वाली। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फिर गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, गुड बॉय नाइस गर्ल यानी अच्छा लड़का एक्चुअली अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ठीक है बात, मैचिंग माइक टुडे, अरे बिल्कुल, एक्चुअली इसको करेंगे चेंज, और अच्छा एक और माइक मंगवाएंगे। आरुषि मेहता को जानती हूँ मैं, हाँ बिल्कुल जानती हूँ। हम लोग कुछ होता है ना, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बिल्कुल, जैसे दिल्ली की भाषा में हम कहते हैं बकैत एक नंबर के, मतलब जिनको सिर्फ जो बकवास करने के लिए, मजे मस्ती करने के लिए होते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपकी सोल से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्त बहुत तरह के होते हैं, ये कह सकते हैं हम, तो वो सोल वाले कम ही होते हैं। बाकी मेरे जैसे लोगों की लड़ाई होती नहीं थी कहीं भी, कॉलेज में ना स्कूल में ना कहीं, तो हंसी मजाक यारी दोस्ती सबसे रहती थी। बताइए श्रेया क्या कह रहे हो आप, कई लोग कह रहे होंगे बातें कर रहे हो बट मेरा कमेंट नहीं ले रहे। देखो सबका कमेंट लेना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पलक, सबका कमेंट लेना पॉसिबल नहीं है।
बट मैं अगर बात नहीं करूंगी तो क्लास बोरिंग हो जाएगी ना फिर, तो थोड़ा सा जरूरी है कि हम लोग डिस्कशन करें। गुड बॉय, नाइस गर्ल ओरिएंटेशन थर्ड स्टेज है, स्टेज 3 है। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारे माँ बाप तुम पे प्राउड फील करेंगे यदि तुम A+ ग्रेड लेकर के आओगे, फर्स्ट आओगे क्लास में। अगर तुम क्लास में फर्स्ट रैंक लाओगे तो तुम्हारे माँ बाप तुम पे प्राउड फील करेंगे। ये क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी आपको किसी की नजर में अच्छा बनना है। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं है। तो आपको अगर किसी की नजर में अच्छा बनना है तो इसलिए आप कोई काम कर रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम पे गौरवान्वित फील करेंगे यदि तुम सच बोलोगे, ऑनेस्ट बोलोगे, है ना, मतलब ऑनेस्ट रहोगे, ऑनेस्ट बोलोगे नहीं, सच बोलोगे। तुम अगर ऑनेस्ट बनोगे तो माँ बाप तुम पे प्राउड फील करेंगे। जैसे माय फादर यूज्ड टू से कि मैं तो चाहता हूं मेरे बच्चे अच्छे इंसान बने बस। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा, ये एक ऐसी बात हो गई कि हमारे लिए प्रेरणा का काम हो गई कि भाई हमारे माँ बाप हम पे प्राउड फील करेंगे यदि हम अच्छे इंसान बनते हैं। तो ये क्या है, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है कि आप अच्छा लड़का अच्छी लड़की बच्चा बनना चाहता है, वेरी गुड कहेंगे माँ बाप, इसलिए उसने होमवर्क आज पहले कर लिया, अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो ये क्या है, ये वाली स्टेज है। ठीक है, बात क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ जाएं। तो यहां पर अप्रूवल के लिए क्या कहेंगे, अप्रूवल के लिए पेरेंट्स के या जो भी अथॉरिटी है कि वो कहेंगे कि तुम अच्छे हो या अच्छी हो, इसलिए बच्चा कोई काम करेगा। थर्ड स्टेज है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्स मिलते हैं स्कूल में, बिल्कुल क्लासरूम में अच्छा बिहेव करोगे तो स्टार्स मिलेंगे, है ना, अच्छा बिहेव करोगे तो स्टार्स मिलेंगे, 3 स्टार 5 स्टार, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। फोर्थ स्टेज है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यानी लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज है। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर यानी लॉ एंड ऑर्डर स्टेज, यानी आप नियमों को बरकरार रखते हैं, नियम पालन की स्टेज आप इसको कह सकते हो, फोर्थ स्टेज को। यहां रूल्स रिजिड हैं, बिल्कुल रूल्स आर फिक्स्ड, रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते चाहे जान चली जाए किसी की, रूल्स आर फिक्स्ड। लॉज जो नियम बन गए हैं यदि उनको कोई एक व्यक्ति भी तोड़ेगा या एक व्यक्ति के लिए भी बदलोगे तो नियम फिर खराब हो जाएंगे। रेड लाइट है तो चाहे वो एम्बुलेंस हो या कुछ हो, रूल जो है उसके अकॉर्डिंग रुकना है, यानी रेड लाइट ब्रेक करना रूल है, नियम है। अगर आपकी जान भी जाने वाली थी और आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी तो इस स्टेज के बच्चे के लिए या व्यक्ति के लिए वो चीज गलत है, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक व्यक्ति रेड लाइट जंप करेगा तो बाकी भी करने लग जाएंगे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज है, 10 से 13 वर्ष में ही आती है ये भी, है ना। तो जो भी रूल्स हैं उन पे यहाँ फोकस किया जाएगा फोर्थ स्टेज में। इससे पहले वाली में अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना चाहता था, अब आ जाएगा थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या कहता है देखिए, थर्ड लेवल है लेवल 3। लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी उत्तर परंपरागत, उत्तर परंपरागत, उत्तर परंपरागत स्तर, जिसमें ऑब्वियसली 2 स्टेजेस और होंगी। कौन सी स्टेज है ये, बिल्कुल प्रीति, नहीं ईवीएस नहीं कराऊंगी यार मैं रीट के लिए। उत्तर परंपरागत का सिंपल मतलब है ये 13 ईयर्स एंड अबव की स्टेज है, 13 ईयर्स एंड अबव, 13 साल से ऊपर के लोग इसमें आएंगे। ठीक हो गई बात। उत्तर परंपरागत में जो रूल्स हैं वो स्वयं के हैं, सेल्फ ओरिएंटेड है, मॉरलिटी जो है वो सेल्फ ओरिएंटेड है। ठीक है बात सुनी। केवीएस की वैकेंसी देखो, अब किसको पता है कब क्या आ जाए, यहाँ किसी को पता ही नहीं है। एक मिनट रुको यार, पैन कार्ड भेजना है किसी को। एक्चुअली करंट अकाउंट, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई हो तो बताओ, आगे बढ़ेंगे फिर। कहीं दिक्कत आ रही हो तो बताओ।
हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म कह सकते हो पहले को, फिर लेवल मॉरल रियलिज्म कह सकते हो सेकंड को, और मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन थर्ड। इस पर करेंगे चर्चा हम, कल प्याजे पढ़ रहे हैं ना, तब करेंगे। ये बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कह रहा है पहले पढ़ाई दो, बाद में दे देना। यार मेरे ऊपर चीजें इतनी होती हैं, बाद का मेरा मतलब है फिर तो खत्म कहानी। अगर मैंने किसी को कह दिया ना बाद में बात करूंगी, तो इसका मतलब है कि बहुत रेयर चांस है कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि इतने ही फिर इतनी 4 चीजें और एक्स्ट्रा आ जाती हैं, पीछे वाली गायब हो जाती है। देखो, लेवल 3 यानी पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर परंपरागत स्तर है, ये 13 साल के बाद वाली स्टेज है। ऑलमोस्ट ये लास्ट लेवल है अपना, जिसमें हम दो स्टेजेस ऑब्वियसली इसमें भी होंगी। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी सामाजिक नियम तो है ही, लेकिन व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट्स भी हैं। नाम से समझ सकते हो, सामाजिक संविदा कहते हैं इसको। 6th है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी सार्वभौमिक नैतिकता। यहाँ इंसान खुद अपनी मॉरलिटी डिसाइड करता है, सेल्फ चोजन मॉरलिटी। अब एक एक करके इनको भी समझेंगे। यहां तक मुझे लगता है आपने नोट्स बना लिए होंगे अभी तक, कि मैं बीच में टाइम इसलिए भी दे देती हूँ ना, थोड़ा नोट्स बना लो, थोड़ा सोच लो अब तक जो पढ़ा है। बिल्कुल कट 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 मत पढ़ते चले जाओ, है ना। देखो, ये कोई भी जो बात है ना, वो 10 मिनट में भी कही जा सकती है। मेरी जैसी स्पीड हो तो गजाला 15 मिनट में भी खत्म कर दें ये थियरी हम। लेकिन पॉइंट ये है कि चीजें अगर दिमाग में धीरे 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 नहीं जाएंगी तो इस बैच की जरूरत नहीं होती, फिर तो एक दिन में 12 घंटे की मैराथन कराते और काम हो जाता, है ना। तो धीरे 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 ही रुकती हैं चीजें दिमाग में। सुरभि, बहुत बढ़िया। चलिए, हाइंस का लास्ट पॉइंट रह गया, क्या था उसमें, वापस से देखना वीडियो, देखते हैं एक बार। एक्चुअली चक्कर क्या है, ऑफलाइन क्लासेस में ये सब चीजें नॉर्मल होती हैं। टीचर पानी पिए, खड़ा हो, 2 मिनट आपको टाइम दे दे लिखने के लिए। ऑनलाइन में क्या है, अरे क्या हो गया सुरभि, ऑनेस्टी की कोई कमी नहीं भाई। ऑनलाइन में क्या है, अगर 1 मिनट के लिए भी कोई खड़ा हो जाए ना, टीचर बोलना बंद करे 1 सेकंड के लिए भी, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी देर हो गई है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसको नॉर्मल लेके चला करो थोड़ा बहुत। देखो, स्पीड पे देख लिया करो वीडियो, ज्यादा दिक्कत है तो। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी व्यक्तिगत। अब आपको यहां ये समझ में आने लगता है कि समाज में कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, लॉज तो हैं ही जिनके बेसिस पे समाज चल रहा है, लेकिन एक इंडिविजुअल के राइट्स भी हैं। नियमों को तोड़ा जा सकता है यदि वो किसी की भलाई के लिए ना हो या लोगों को दिक्कत दे रहे हो। तो जैसे आप रिश्वत नहीं देते, ये आपने अपना एक इंडिविजुअल तरीका बनाया हुआ है कि दुनिया रिश्वत देगी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कोई भी काम रिश्वत देके नहीं कराऊंगा। ये आपका इंडिविजुअल राइट है, ये आपने समाज में नियम तो बना हुआ है, लेकिन ये आपका भी राइट है कि आप रिश्वत के खिलाफ खड़े हो जाएं। ठीक है जी हामिदा, बिल्कुल हमारी इच्छा के अनुसार चलेंगे। बैच हमारा है और हम यहाँ तानाशाही चलाएंगे। देखिए, दूसरा ये है, आप देखते हैं कि इंडिविजुअल्स अपने राइट के लिए, कई बार आप हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब आपको पता है कि समाज में अगर कोई चीज ठीक नहीं है तो उसको बदला भी जा सकता है। आप सिर्फ नियमों को फॉलो करने के लिए ही नहीं है, जहां जरूरत हो वहां नियम को ब्रेक भी किया जा सकता है। जैसे रेड लाइट पर अगर किसी की जान बचाने के लिए आपको रेड लाइट जंप करनी भी पड़े तो आप कर जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्बुलेंस है तो आप उसको मौका देते हैं कि आगे निकल जाओ, ये राइट भी है इंडिविजुअल का। तो समाज में जो नियम है वो इंडिविजुअल्स के लिए ही बनाए गए हैं, उनको जरूरत पड़ने पर तोड़ा जा सकता है। छाया कह रही है तानाशाही नहीं चलेगी, अरे मजाक कर रही हूं भाई, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात है, यहाँ इंडिविजुअल के राइट की बात हो रही है कि इंडिविजुअल अपने हक के लिए लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट चला जाए, जो करना करे,
है ना। यहां बात होती है एक बड़े मास लेवल की। मास लेवल से मतलब क्या है, बड़ी पॉपुलेशन के साथ जब गलत हो रहा हो तो आप खड़े हो जाएंगे। देखो वो जो एक टैक्स वाला एग्जांपल है ना, कि वो टैक्स नहीं देते, तो वो पोस्ट कन्वेंशन लेवल पे है, लेकिन स्टेज 5 पे हैं, अपने राइट के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन जब आप ह्यूमैनिटी के लिए, बहुत ज्यादा लोगों के लिए, दास प्रथा, बहुत ज्यादा लोगों की को दिक्कत हो रही थी, इसके लिए खड़े हुए लोग, खत्म किया। ये क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है। जब आप खुद चूज करते हैं कि मेरी मॉरलिटी दूसरे डिसाइड नहीं करेंगे, मेरे मॉरल प्रिंसिपल्स मैं खुद चूज करूंगा, तो सेल्फ चोजन मॉरल प्रिंसिपल्स यहां आपके होते हैं, ये कह सकते हैं। सेल्फ चोजन मॉरल प्रिंसिपल्स इस स्टेज पर होंगे। ठीक, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, इन लोगों ने एक बड़े समाज के लिए अपनी चाहे जान तक दांव पे लग जाए, लेकिन जिस चीज को सही मानते हैं उसके लिए खड़े होंगे। ठीक है अरुण, ये बात क्लियर है सभी को? हाँ बिल्कुल। महजबीन कह सकते हैं, जो हैशटैग मोदी जॉब दो और ये सारी चीजें चलाई हुई थी, वो पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी में आ सकते हैं। ठीक है बात। चलिए फिर, ये थी कहानी। 5वीं स्टेज पे सिर्फ इंडिविजुअल तक बात सीमित है, यहां बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए आप जान देने पे भी आ जाएंगे। अब इसका क्रिटिसिज्म, आलोचना क्या है इस थियरी की, उस पर फोकस करते हैं। भाई इस थियरी की आलोचना क्या है, इस पे फोकस करते हैं। देखिए एक बार, क्रिटिसिज्म हर किसी का होता है, नॉर्मल है, क्योंकि अलग अलग देखने का एंगल है ना सबका। आलोचना क्या हो सकती है इस थियरी की? एक तो कोहलबर्ग की आलोचना इसलिए हुई, हाँ, माय रूल्स माय लाइफ वाली बात है, ये जो 5th स्टेज है ना, वो माय रूल्स माय लाइफ है। ठीक, देखो ब्लैक लाइव्स मैटर, एग्जैक्टली। आलोचना की यदि हम बात करें तो एक तो इसको जेंडर बायस कहा गया, इस थियरी को जेंडर बायस कहा गया। कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट थी कैरल गिलिगन, अभी भी हैं खैर, कैरल गिलिगन। कोहलबर्ग ने तो सुसाइड कर ली थी आई थिंक, कैरल गिलिगन अभी हैं, महिला हैं। इन्होंने इसको जेंडर बायस कहा। इन्होंने कहा कि जितने भी सैंपल लिए इन्होंने, कोहलबर्ग ने, इस थियरी में, वो सिर्फ मेल सैंपल्स थे, लड़कों के थे। लड़कियों की मॉरलिटी या लड़कियों का मॉरल तर्क अलग हो सकता है, वो इमोशनल ग्राउंड पे सोचती हैं, तो इमोशंस भी मैटर कर सकते हैं। ठीक, तो ये जेंडर बायस थियरी कहलाई, क्योंकि सारे सैंपल मेल सैंपल थे। 3 चीजों पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। 3 चीजें कौन सी हैं देख लीजिए। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, के एक तो आप, इन्होंने कहा कोहलबर्ग ने, कि ये जो मेरी 3 लेवल और 6 स्टेजेस हैं, ये पूरी दुनिया में क्या होंगे, अप्लाई हो सकते हैं, सब जगह पे यूनिवर्सल हैं, ये कायदे में ये यूनिवर्सल हैं। लेकिन ये क्रिटिसिज्म है, जब तक ये ना पूछे कि क्रिटिक, जी नेहा, जब तक ये ना पूछे कि क्रिटिसिज्म आलोचना क्या है, तो आलोचना में ये आएगा कि ये सभी कल्चर के लिए, सभी संस्कृतियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है भारतवर्ष में बड़ों को सम्मान ज्यादा दिया जाता हो रूल्स की जगह पे, है ना। तो संस्कृति, सभी संस्कृति पे लागू नहीं हो सकते सेम नियम, इस बात पे आलोचना की गई। बट कोहलबर्ग मानते हैं कि ये यूनिवर्सल है, जिसने भी स्टेजेस दी हैं वो यही मानेगा कि ये यूनिवर्सल है। दूसरा है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, कि ये तो परिकल्पनात्मक सिचुएशंस हैं। परिकल्पनात्मक सिचुएशंस हैं, अगर रियल लाइफ में जिनको बिठा करके ये कहा गया कि ऐसा होता तो ऐसा होता, तुम होती तो ये होता वो होता, मोहब्बतें का जो डायलॉग है, वैसी सी सिचुएशन है कि बैठ के लंबी लंबी फेंकने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, गप मारने में कोई दिक्कत नहीं है। जब 4 लोग बैठे थे, उनसे कहा कि तुम ऐसा करोगे क्या, तो आपने कह दिया नहीं मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन जब आपके यहाँ पे बंदूक रखी गई, आप तुरंत झूठ बोल दिया। तो ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशंस हैं। एक व्यक्ति एसी रूम में बैठ के तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकता है, बट अपनी लाइफ में जब सामने चीजें आएंगी डिसीजन लेने के मौके पे, तो हो सकता है कि वो चीज सही ना साबित हो, इसलिए इसको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कहा गया। बायस्ड सैंपल्स, बायस्ड मतलब जेंडर बायस है, सिर्फ लड़कों के ही एस्पेक्ट को रखा गया, मेल सैंपल्स को ही रखा गया, फीमेल के पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा गया। ये क्या है, ये बायस्ड सैंपल है, जेंडर बायस थियरी है। अब मैं एक बार इन 6 की 6 स्टेजेस को आपको 1 मिनट में
वैसे तो ये क्वेश्चंस हैं, बट ठीक है, क्वेश्चंस मैं एक साथ ही आपको मिक्स करके करा दूंगी पियाजे-वाइगॉस के कोहलबर्ग के, नहीं तो आप स्वयं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो फटाफट से देखो, कोहलबर्ग की थियोरी हमने पढ़ी, कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, वो नैतिक तर्क वगैरह सब करा चुकी हूँ मैं आपको। इसकी सीधी हम आएंगे, 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है, पहला लेवल है आपका, पहले लेवल से शुरू कर लेते हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, यानी पूर्व परंपरागत। प्री कन्वेंशनल 4 से 10, पूर्व परंपरागत। इसमें 2 स्टेजेस हैं, सिंपल 2 स्टेजेस। कौन सी हैं, देख पा रहे हो ना? हाँ, 2 स्टेजेस हैं। एक है पनिशमेंट एंड अवॉइडेंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ओबीडियंस यानी आज्ञा का पालन करेगा बच्चा दंड से बचने के लिए, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक। दूसरी स्टेज है इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। पर्सनल कि मेरा क्या फायदा है, टिट फॉर टैट वाली, जैसे को तैसा, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, टिट फॉर टैट वाली। ठीक है, ये बात भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए जी। उपासना नेक्स्ट है, उपासना शर्मा भी मेरी एक क्लासमेट हुआ करती थी बुलंदशहर में। देखिए आज तो आपने सारी चीजें पता नहीं क्या क्या याद दिला दिया है। लेवल 2 देखिए, लेवल 2 है कन्वेंशनल लेवल, यानी परंपरागत स्तर। इसमें परंपराएं, जो समाज में नियम चल रहे हैं, उन पे फोकस होगा बजाय कि इंडिविजुअल के। तो इसमें जो थर्ड स्टेज है, स्टेज 3, वो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, स्टेज 3 है गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए, वो अप्रूवल के लिए माँ बाप के, टीचर्स के, कि सब उसको अच्छा कहेंगे इसलिए कोई काम करेगा, है ना। बहुत दिनों बाद आज फॉर्म में आई हूं मैं, ज्योति सही कह रहे हो। स्टेज 4 है, स्टेज 4 है, धन्यवाद आपने इतने तक साथ दिया। स्टेज 4 है आपकी लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी नियम, रूल्स आर रूल्स, रूल्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता। हाइंस रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता। ये है स्टेज 4। ठीक। तीसरा है, क्या कह रहे हो अंकुर? तीसरा है लेवल 3 इज पोस्ट कन्वेंशनल। ये थियरी आपके दिमाग में यहीं से बैठ जाए ऐसी कोशिश है। पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर पारंपरिक। पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें भी 2 स्टेजेस हैं बाकी स्टेजेस की तरह। स्टेज 5 है जहां सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स की बात होती है, कि यानी समाज में नियम तो है लेकिन उन नियमों को भी तोड़ा जा सकता है यदि एक व्यक्ति के राइट्स का वो हनन करे तो। ठीक। तो आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं, आप रेड लाइट पे जंप किया जा सकता है यदि किसी की जान बच रही है तो। वो झूठ नहीं होता जो किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए, ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो ये इसी स्टेज में आएगा वो। ठीक। स्टेज 6 यानी नियमों को बदला जा सकता है यदि जरूरत पड़े तो, अगर ठीक ना हो तो। स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी सार्वभौमिक सिद्धांत। एक बड़ी पॉपुलेशन की जान बचाने के लिए या फिर उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर किसी को अपनी जान भी लगानी पड़े तो लगाए। यहाँ इंडिविजुअल के राइट्स तक बात सीमित थी, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए बात है। आप खुद चूज करते हैं अपनी मॉरलिटी, ये कहानी है। देखो एक बार मैं फिर से तीनों स्टेजेस रिवाइज करा देती हूँ। ये है लेवल 1, जिसमें 2 स्टेजेस थी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, पर्सनल रिवॉर्ड, टिट फॉर टैट, पनिशमेंट से बचने के लिए बात मानेगा। दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज, गुड बॉय गुड गर्ल और लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज थी। फिर है ये थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। थैंक यू निरूपमा, होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये बात क्लियर है। एक्सटर्नल बेस्ड मॉरलिटी किस में है? शुरुआत में तो बताया था, खुद की मॉरलिटी 0 है प्री कन्वेंशनल में, 0 मॉरलिटी है स्वयं की, बच्चे की या व्यक्ति की 0 मॉरलिटी, खुद की कोई मॉरलिटी नहीं होती, बाहर से एक्सटर्नल इम्पोज्ड होती है। एक्सटर्नल मॉरलिटी होती है, इम्पोज्ड होती है। ठीक। और यहां पे जो कन्वेंशंस हैं, जो रूल्स चल रहे हैं, जो समाज
सोसाइटी से। यहां भी बाहरी ही है, यहां भी कोई अपनी मॉरलिटी नहीं है, यहां भी मॉरलिटी बाहरी ही है, सोसाइटी के ही बेसिस पे चल रही है। और यहां पे है, एक तरीके से इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो लेवल 1 है इसमें नो मॉरलिटी कह लो आप इसको, या एक्सटर्नल, यदि नो पूछे तब भी यही। और अगर एक्सटर्नल सबसे बेहतर ऑप्शन कोई बता सकता है तो एक्सटर्नल में सबसे बेहतर जो उपाय है वो ये है, एक्सटर्नल या सोसाइटी। तो फर्स्ट एक्सटर्नल या नो मॉरलिटी, दूसरा सोसाइटी, तीसरा आपका सेल्फ चोजन। दूसरा सोसाइटी बेस्ड है, तीसरा आपका सेल्फ चोजन है। ठीक है ये बात, कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। दास प्रथा को हटाना, उसके लिए लड़ना स्टेज 6 का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। भारत में आजादी के लिए लड़ाई करना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टेज 6 का, कि भगत सिंह से लेकर के और महात्मा गांधी तक के जान तक पे खेल रहे हैं लोग। क्योंकि एक बड़े, हमारा देश, अब ऐसा तो है नहीं, उनको तो पता नहीं ना हमारा देश हमारे रहते हुए आजाद होगा कि नहीं होगा, बट जान लगा देंगे ताकि सबकी भलाई हो जाए। ये है स्टेज 6। स्टेज 5 में आप अपने लिए लड़ेंगे, स्टेज 6 में आप दुनिया के लिए लड़ सकते हैं। ठीक, हाइंस ने ये इसको फाइनली अपना लिया बाद में। चलिए कल मिलेंगे 3 बजे ही, और प्याजे की जो थियोरी है मॉरल डेवलपमेंट की उसको करेंगे। टेक केयर। हाँ यूट्यूब पे मिलेंगे अभी रात को 9:30। बाय बाय।